चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या क्या समझ लिया था कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है, अकाउंटेंट कौन है, जो अकाउंट्स को सब्जेक्ट पढ़ के स्किल अर्न करता है और अकाउंटेंट बनता है। अकाउंटेंट ज़रूरी नहीं है आप सीए फर्म सीए ही अकाउंटेंट आपको मिले, अकाउंटेंट कोई भी हो सकता है जो अपना बिजनेस करता है वो भी अकाउंटेंट बन सकता है। ज़रूरी नहीं है उसको अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़े। हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अकाउंटिंग एक मेथड है जो कि अकाउंटेंट अकाउंट्स पढ़ के फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें बेसिक जो इसमें टर्म्स होते हैं वो हमने समझी थी। मैंने अभी आपको इसका जो बेसिक थ्योरी पार्ट होता है वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, ठीक है। वो आपको अभी समझ भी नहीं आएगा। उसके लिए आपको पहले अकाउंट जैसे कि आप अभी क्लास 11 में नए नए आए हैं तो आपको ये सब्जेक्ट नया है, ठीक है। तो समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो इसमें नई नई टर्म्स यूज़ होती हैं अकाउंट्स में, नई टर्म्स तो नहीं है बट आप लोगों के लिए नई टर्म्स हैं, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप आगे जाके थ्योरी को समझ पाएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हमने लास्ट में क्या क्या समझ लिया था। कैपिटल, अगर ऑनर एक बिजनेस अपने बिजनेस में पैसा लगाता है वो कैश भी लगा सकता है या वो किसी काइंड के रूप में भी हो सकता है। कोई पंखा लगा दिया, मैं अब अगर कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड लेके आ गया, सॉरी वाइट बोर्ड है ये तो, खैर मैं वाइट बोर्ड ले आया और बेंचेस वगैरह मैंने लगाई हैं, तो वो सब क्या है, मेरी कैपिटल है। बट वो कैश तो नहीं है, कोई सामान है वो, तो वो काइंड वाली हो गई। तो कैपिटल कैश भी हो सकती है, काइंड भी हो सकती है। कैपिटल के अपोजिट था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अगर भाई ऑनर पैसा लगा सकता है अपने बिजनेस में, तो जब अगर उससे प्रॉफिट हो रहा हो या उसके पास ज़्यादा कैश बैलेंस पड़ा हो तो वो अपना पैसा निकाल भी सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो अगर ऑनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो वो ड्राइंग्स है। ये इसका अपोजिट हो गया, यहाँ पे पैसा लगाता है या सामान लगाता है, यहाँ पे या तो सामान लेके जाएगा या तो पैसा लेके जाएगा। उसके बाद हमने डेटर्स समझा था। डेटर्स जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, क्रेडिटर्स जिनको पैसे देने होते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है, आप मेरी जो उससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है पार्ट 1, आप जो वो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में समझने को मिलेगा। इसके बाद हमने एक्सपेंस पढ़ा था, इनकम, और मेन बेसिकली हमने ये पढ़ा था। तो इससे आगे हम चलते हैं कि आगे इसमें हमें क्या चीज़ सीखनी है। देखिए अभी मैं आप लोगों को सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट था बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए मैं वो लिख देता हूँ। पहला ASSET एसेट, और एक है लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी LIABILITY। ये मत सोचिए मैं आप लोगों को स्पेलिंग नहीं पता होगी, जाहिर सी बात आपको पता होगी, बट मेरी लिखी हुई स्पेलिंग आपको समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, और ये ASSET एसेट, और LIABILITY लायबिलिटी। इनके टाइप्स लिख लेते हैं पहले। करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। एक इसका तीसरा पार्ट और टाइप और होता है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इसका मैं बस नाम लिख देता हूँ, फिक्टिशियस एसेट। लायबिलिटी के टाइप्स पे चलते हैं। करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, यही टाइप्स। और समझते होता क्या है। एसेट ऐसी चीज़ जिसमें आपके पैसे लगे हो और जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले। दोबारा, एसेट वो चीज़ है जिसमें आपके पैसे लगे हुए हैं और जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा और जिससे आप कभी भी जिसे आप कभी भी बेचकर पैसा अर्न कर सकते हैं, यानी जिसे जो कभी भी कैश में कन्वर्ट की जा सके। दोबारा, एसेट वो चीज़ है जिसमें आपके पैसे जुड़े हों, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे और जिसे आप बेच सकें और बेच के कैश ले सकें, ठीक है। कुल मिला के जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो ये 3 चीज़ों को मिला दे तो मिलाकर क्या बन जाता है, एसेट। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल के तौर पे फैन, पंखा हर कोचिंग सेंटर में लगा मिलेगा आपको। तो पंखा मैंने ख़रीदा होगा तो उसमें मेरे पैसे जुड़े हैं, इससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये हम लोगों को हवा दे रहा है, हमें गर्मी कम लगेगी, ठीक है। खैर इससे ज़्यादा जो बेनिफिट आपको एसी देगा, बट एसी में पैसा भी ज़्यादा लगेगा। अभी हम एसी की बात नहीं कर रहे हैं, फ़ैन की बात कर रहे हैं। ज़्यादा कोचिंग सेंटर में फ़ैन मिलेगा, अगर एसी मिलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, फ़ीस ज़्यादा होगी। तो आप कम फीस वाली में जाना चाहेंगे तो पंखा ही मिलेगा ज़्यादा स्टूडेंट को। तो पंखा जब हमने ख़रीदा, पैसे लगे हमारे, उससे हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, वो हमें हवा देगी। कब तक देगी, डिपेंड करता है भाई अच्छी क्वालिटी का पंखा लिया आपने या ख़राब क्वालिटी का लिया, सस्ता लिया है महंगा लिया है। सपोज़ मैंने अच्छी क्वालिटी का पंखा लिया है, अच्छी क्वालिटी में क्या ले लें, सपोज़ ओरिएंट का पंखा लिया है। तो ओरिएंट भाई, अगर हम पंखे की बात करें तो पंखा अगर हम नॉर्मल भी लेंगे ना, बिना विदाउट कंपनी या लोकल कंपनी का, तो 1 साल तो कम से कम चल ही जाता है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा। तो अभी हमने ओरिएंट का लिया है, तो हमें मान के चल रहे हैं 1 साल से ज़्यादा चलेगा ही चलेगा, क्लियर है। और 1 साल की तो वारंटी वैसे भी होती है, तो अगर 1 साल से पहले कोई ख़राबी होगी तो उसे रिपेयर कर देंगे वो लोग, तो यानी कि 1 साल से ज़्यादा चलेगा पंखा। तो भाई पंखा हमने खरीदा, पैसे लगे, इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, हवा मिलेगी, और हम चाहें तो इसे 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद बेच सकते हैं, बेच के कुछ पैसा मिल जाएगा। अगर भाई किसी हम पर्सन को बेचेंगे, वो भाई सपोज हमने 1000 का पंखा लिया है, 100-200 दे देगा। कबाड़ी वाले को बेचेंगे 10-20 रुपये दे देगा, भाई कुछ तो मिलेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ना मिले, तो समझ आते हैं। यहाँ पे अगर 1 रुपये भी मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप इसे बेच रहे हो और आपको उससे कैश मिल रहा है, ठीक है। यानी ये कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे, क्लियर। तो भाई अब तीनों चीज़ें जो मैंने एसेट के लिए आपको बताई थी, चीज़ें 3 चीज़ें, वो तीनों चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये एसेट है, क्लियर है। एसेट फैन हो गया, ये मार्कर मेरी एसेट है, इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, इसे मैंने ख़रीदा भी है। ज़रूरी है तीनों कंडीशंस अप्लाई हो ही, ठीक है। कोई 2 कंडीशन भी अप्लाई हो तो वो एसेट मानी जाएगी। तो मार्कर हो गया, मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मेरी एसेट है, जो पंखा मैंने चला रखा वो मेरी एसेट है, ये वाइट बोर्ड मेरी एसेट है, ठीक है। तो आगे आपको एसेट समझ आ गया होगा कि एसेट क्या होती है। अब एसेट में मैंने 3 टाइप्स लिखवाए हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट छुड़वा रखा है, मैं आपको ये भी छुड़वा रहा हूँ। मुझे याद है मुझे कब आपको बताना है, ज़रूर बताऊँगा मैं आगे की वीडियोज़ में, जब बताने वाला टॉपिक आएगा उसके साथ में बताऊँगा। अब मेनली फोकस करते हैं करंट एसेट और नॉन करंट एसेट पे। एसेट समझ आ गया। अब कोई भी एसेट आपके पास 12 महीने तक है या 12 महीने तक चलेगी, वो क्या है, करंट एसेट, ठीक है। और ऐसी एसेट जो आपके पास 12 महीने से ज़्यादा होगी और आपको 12 महीने से ज़्यादा का बेनिफिट देगी, क्लियर है। दोनों ही एसेट हैं। अगर एसेट 12 महीने तक के लिए आपके पास है या उसको बेनिफिट आपको 12 महीने तक मिलेगा, वो करंट एसेट है। और अगर एसेट आपके पास 12 महीने से ज़्यादा के लिए है और उसका जो बेनिफिट आपको 12 महीने से ज़्यादा तक मिलेगा, वो क्या है, नॉन करंट एसेट। अब एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, तो एग्जांपल आएगा डेटर्स। डेटर्स मैं आपको बता चुका अपनी लास्ट वीडियो में, अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जिससे आपको पैसे लेने होते हैं। अब भाई उससे आप पैसे क्यों लोगे, फ्री में तो आपको पैसे देगा नहीं, आपने जाहिर सी बात है उससे कुछ उधार बेचा होगा या उधार पैसा आपने लोन के रूप में दिया होगा, तो वही पैसा आपको रिटर्न आएगा। तो अगर आपने, तो डेटर्स मतलब आपको उससे पैसे लेने हैं, उसमें आपका अपने डेटर में आपके पैसे लगे हुए हैं, भाई आपने जब पैसा दिया था जब भी तो पैसे लेने की बात आ रही है। दूसरा, इससे आपका बेनिफिट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए क्या है, एसेट। और करंट एसेट क्यों है, क्योंकि हम कभी जनरली क्या होता है, हमने अगर उधार में किसी को सामान बेचा तो हम 1 साल से पहले पैसा रिकवर कर लेते हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग। भाई मैं बिजनेस चला रहा हूँ, अगर मैं 1 साल से ज़्यादा किसी को टाइम दूंगा पेमेंट करने के लिए, भाई ऐसे तो मैं लॉस में चला जाऊँगा, मेरे पास कैश ही नहीं बचेगा, मैं सबको उधार में बेचता रहूँगा। भाई उधार में बेचना अच्छी चीज़ है, इससे मेरे कस्टमर बनते हैं, ठीक है। बट भाई उधार ज़्यादा टाइम, उधार का जो पीरियड है 1 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते हम, ठीक है, वो उससे हम ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे, क्लियर है। तो डेटर्स हो गए। या अगर उसने लोन दे रखा है या हमने किसी को लोन दे रखा है, करंट लोन, यानी 12 महीने तक के लिए किसी को लोन दे रखा है, तो वो भी आपकी करंट एसेट है, क्लियर है। तो अभी 2 एग्जांपल रहने देते हैं, अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट एग्जांपल।
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट एसेट इन्वेस्टमेंट। आपने किसी कंपनी में किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं या किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है एक साल से ज़्यादा समय के लिए, तो भाई पैसा लगा रखा है और आपको वहाँ अगर आपने एक साल ज़्यादा के लिए लगा रखा है, जाहिर सी बात है हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर शेयर्स का आपने खरीद रखे हैं तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा, तो वो आपके नॉन करेंट एसेट हो गए। और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फैन का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, फैन, मशीन, ठीक है, बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गया, कुछ भी ले लो, फ़ोन हो गया, ये सब आपकी नॉन करेंट एसेट होती हैं। फ़ोन भी एक से ज़्यादा तक चलता है, बिल्डिंग भी आपके पास एक से ज़्यादा समय के लिए रहती है, मशीन भी अगर आपने कोई मशीन खरीदी है उससे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन भी आपको एक साल से ज़्यादा समय तक देगी। तो ये होते हैं करंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। और एसेट क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, थर्ड पार्ट अभी नहीं बताऊंगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हम आपको आगे बताएंगे। अब लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी का सीधा सीधा अगर हिंदी में मतलब निकालें, उधार। हमने किसी से उधार ले रखा है। उधार कैसे लेंगे? हमने बैंक से लोन ले रखा है या किसी आदमी से लोन ले रखा है, या फिर हमने उधार में परचेज़ किया था, रॉ मटेरियल वगैरह सामान परचेज़ करा था उधार, तो उससे क्या बनेगी भाई, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, उधार क्रिएट होगा। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, ये भी करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। ये एक चीज़ दोनों में सेम है, जैसे करेंट एसेट 12 महीने तक का था, करेंट लायबिलिटी भी 12 महीने के लिए है, और ये नॉन करेंट वाली मोर देन 12 मंथ्स। तो अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है या उधार में सामान एक साल तक खरीद के लिए ले रखा है, तो वो क्या है, करेंट लायबिलिटी। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? क्रेडिटर्स, जिसको आपको पैसे देने होते हैं, करेंट लोन, या ये लिख लो, बैंक लोन लिख लो, अगर एक साल के लिए है तो, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। आपका बैंक, किसी बैंक में अकाउंट है, तो अगर किसी बैंक में आपका करेंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट हम लोगों का होता है, जो करेंट अकाउंट होता है वो नॉर्मल स्पेशली बिजनेस के लोगों के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है। उसमें क्या होता है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें ये आपको सुविधा होती है कि आप कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, ना तो बैंक इंटरेस्ट देगी ना बैंक इंटरेस्ट लेगी। तो उस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, अपने बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लिए। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, हम जैसे लोगों का सेविंग अकाउंट होता है, तो हम हमारे अगर अकाउंट में 100 रुपये हैं तो हम 100 रुपये ही निकाल सकते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं जा सकता, या तो ज़ीरो हो जाएगा या तो पॉजिटिव रहेगा, और इंटरेस्ट मिलता है। ये हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी लोन लिख लो आप, लॉन्ग टर्म लोन, आपने एक साल से ज़्यादा के लिए लोन ले रखा है, तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये। तो लायबिलिटी भी आपको समझ आ गया, एसेट भी समझ आ गया। तो आगे चलते हैं, आगे हम क्या समझ सकते हैं। देखिए, ये ना जब नए टर्म्स हैं तो आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, आपको ये चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ेंगी, बार बार देखनी पड़ेंगी इन वर्ड्स को, तभी आप आपको पहली बार तो ये वर्ड्स याद ही नहीं होंगे, इनकी स्पेलिंग याद नहीं होंगी। तो पहले आपको वो याद करना है, डेटर्स, एसेट, लायबिलिटी आपकी जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गया, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब आपकी जुबान पे होना चाहिए। पहले आप याद करिए इन वर्ड्स को, फिर इनकी मीनिंग्स आपको याद, स्टार्टिंग में आप मीनिंग्स को याद तो करेंगे नहीं, याद करेंगे भी तो भूल जाएंगे या तो याद करना कभी भी, मैं कहूँगा आपको याद करने की मैं एडवाइस कभी नहीं दूंगा, आप हमेशा समझ के आगे बढ़िए। अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप याद नहीं कर सकते, अगर आप समझ के जो चीज़ें करेंगे तभी आप आगे अकाउंट्स अच्छे से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। क्लियर है? तो याद नहीं करना, समझना है, ठीक है। समझने से ही आगे भला होगा सबका। क्लियर है? एसेट लायबिलिटी क्लियर है। तो इसके बाद हम क्या समझ सकते हैं, कुछ टॉपिक देखें बुक में क्या क्या रह रहा है। अभी हमारी बेसिक टर्म्स चल रही हैं, ये आपको आगे हर चैप्टर्स में यूज़ मिलेंगी और देखेंगे ज़रूर, इसलिए अभी मैं ये करा रहा हूँ। सेल्स परचेज भी हो गया था, मैं भूल गया, मैंने लास्ट वीडियो में सेल और परचेज बताया था। सेल माल बेचना, परचेज माल खरीदना, और अगर बेचा हुआ माल वापस आता है तो सेल्स रिटर्न, और खरीदा हुआ माल आप वापस करते हो तो परचेज रिटर्न। और देखते हैं क्या हम समझ सही सकते हैं।
कुछ कुछ चीज़ें और मिल रही हैं, देखते हैं आगे। क्या था, अभी हटा दूँ। इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, एसेट और लायबिलिटी ज़्यादा बड़े है, ठीक है। इसमें आपको बस याद करने की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। ये ज़रूरत पड़ेगा बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए अगर आप अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो। इंसॉल्वेंट, अगर किसी बंदे के पास ना तो घर है, ना खाना है, ना कपड़े, ना कुछ, जेब में 1 रुपये भी नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। उसने अगर किसी से उधार ले रखा है तो क्या वो उधार दे पाएगा, उसके जेब में 1 रुपये भी नहीं है, उससे तुम वसूल कैसे करोगे पैसे, ना उसके पास घर है ना कुछ है, कहाँ से पैसे लोगे, वो उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। अब भाई किसी बंदे की जेब में 1 रुपये नहीं है पर हाँ उसके पास एक 50 गज की ज़मीन पड़ी हुई है, तो उसे इंसॉल्वेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि हम उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं उसकी ज़मीन को बेच के। कोर्ट में हम क्लेम कर सकते हैं भाई हमें हमारा पैसा चाहिए, तो वो कोर्ट हमें पैसा दिलाएगी, उसको ज़मीन बेचनी चाहे पड़े, कुछ भी करना पड़े। अब उसके बाद भाई कुछ है ही नहीं, ना घर है ना कुछ भी नहीं है भाई, उसको बस तुम मार सकते हो, ठीक है, मार के तुम किडनी बेच के पैसा ले सकते हो, सेम ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट, जिससे हम कुछ भी पैसे रिकवर नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कोर्ट में क्लेम कर लें या कहीं भी कुछ कर लें, नहीं मिलेगा पैसा, वो होता है इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट का उल्टा होता है सॉल्वेंट, ये तो आप रहने दो। उल्टा मतलब क्या, इसके पास बतेरी 10-20 ज़मीनें हो, 2-3 बिल्डिंग हो, 4-5 कार हो, पैसा ही पैसा हो, जिससे हम जो कभी उधार ही ना ले भाई, इतना पैसा हो भाई, उधार लेंगे तो किसको पड़े, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हो, लिमिटेड मनी हो। सॉल्वेंट के पास ऐसा नहीं है भाई, इसको उधार की जरूरत नहीं है भाई, इसके पास ये तो उधार देता है, उल्टा लेता नहीं, उधार देता है, तो सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी सॉल्वेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। थोड़ा एक इम्पोर्टेंट तो लग रहा है, इम्पोर्टेंट है बट वो सोच रहा मैं अभी बताऊं कि नहीं, थोड़ा सा बाद में देखेंगे। BADDEBTS, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट, ठीक है। इसका जो रिलेशन होता है डेटर्स के साथ होता है, क्लियर है। मैंने भी आपको बताया था डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना होता है। सपोज मैंने एक ए नाम का व्यक्ति था जिसे मैंने सेल करी 1000 रुपये की, ए को मैंने सेल करी है 1000 रुपये की। कौन सी सेल, क्रेडिट सेल। सेल 2 टाइप की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अगर बेचने के टाइम ही पैसा मिल जाता है बेच के तो कैश सेल, और अगर पैसा बाद में मिलता है एक लिमिटेड पीरियड के बाद मिलता है तो वो क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे मैंने उसे उधार में बेचा है, क्रेडिट सेल। भाई ए ने बोला कि मैं तुमको आज से 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, क्लियर। हमने कहा ठीक है भाई 3 महीने बाद पेमेंट कर देना। तो भाई हम 3 महीने बाद इसके घर गए, क्या हुआ, घर में लगा था ताला, ठीक है। अच्छा, घर जाने से पहले हमने फ़ोन भी किया था, फ़ोन उठाया नहीं उसने, तो हमने चल घर चले जाते, तो घर पे था नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, घर में भी नहीं है। अब 1000 रुपये के लिए हम कोर्ट में भी केस नहीं करना चाह रहे भाई, 1000 रुपये के चक्कर में इतना तो हम भाई वो लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हमारे पास और भी बतेरे इंपॉर्टेंट काम है, हम शांत हो गए। फिर 2 महीने बाद 3 महीने तो हो चुके थे, 2 महीने और हो गए। ये फिर एक दिन हमारे कंपनी में आता है और कहता है भाई मैं तुम्हारे सिर्फ 500 रुपये ही दे पाऊंगा और मैं हूँ इंसॉल्वेंट। मैं तुम्हारे 500 रुपये ही दे पाऊंगा और मैं हूँ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब इससे हम 500 रुपये से इससे ज़्यादा 1 रुपये भी वसूल नहीं कर सकते अब। और इससे चलो अच्छी बात है, 500 देने को तो तैयार हो गया, 500 लेके भाग लेता, क्या था, बोल देता भाई मेरे पे 1 भी रुपये नहीं, तब तो फिर 500 भी नहीं मिलते।
तो भाई इसने कहा 500 है, मैं हूँ इंस्टॉलमेंट, तो हम समझ गए भाई ए से अब हमें 500 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। हमने कहा चल भाई ठीक है, जो है दे दे, क्या कर सकते हैं, ना आने से अच्छा कुछ तो आ रहा है। तो 1000 लेने थे, 500 ही मिले, यानी कि हमें 500 का क्या हो गया, नुकसान। यही 500 रुपये क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब पैसा डूब जाना, जिसको हमने पैसा उधार दिया था वो हमारे पैसे नहीं दे पाया, या तो पार्शियल अमाउंट नहीं दे पाया, या तो पूरी अमाउंट नहीं दे पाया, तो उस अमाउंट का क्या कहेंगे, बैड डेट्स। जितने का हमें नुकसान हुआ है, जितने पैसे हमें नहीं मिलेंगे, वो होता है बैड डेट्स। और बैड डेट्स जनरली डेटर्स के द्वारा ही होता है, क्योंकि जब ए को मैंने क्रेडिट सेल करी थी तो ए मेरा क्या बन गया था, डेटर। तो डेटर से लेने थे 1000 रुपये, मिले सिर्फ 500, तो 500 का नुकसान, जो कि क्या है, बैड डेट्स। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर होना चाहिए, ये सब वर्ड्स याद होने चाहिए, मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आगे कर पाओगे। आगे बहुत चीज़ें हैं, जनरल एंट्रीज हैं, लेजर अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए। एक लास्ट, ठीक है, लास्ट पॉइंट, तब से मैं ऑनर 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 करे जा रहा हूँ, OWNER, ऑनर जो बिजनेस का मालिक है, कौन है, मालिक। इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, PROPRIETOR, शायद आपने ये वर्ड सुना होगा, पता भी होगा कितने लोगों को। तो प्रोप्राइटर को ऑनर कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। यहाँ पे काफ़ी वर्ड्स टेक्निकल होते हैं जो अकाउंट्स में यूज़ किए जाते हैं, आप लोकल वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑनर बोलने से अच्छा आप प्रोप्राइटर बोलें। तो प्रोप्राइटर ही ऑनर हो गया। अगर प्रोप्राइटर पैसा लगाता है कैपिटल, पैसा निकालता है पर्सनली, उसके लिए ड्राइंग, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, वीडियोस पसंद आती है जरूर लाइक करें, अगर वीडियोस पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता लग सके कि मुझे मोटिवेट होना है या डीमोटिवेट होना है। स्टे होम, स्टे फोकस, थैंक यू।